ऐसे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर के इस मुल्क को आजाद कराया। आपको छोटी छोटी घटनाएं मैं बताता हूँ। आपको चंद्रशेखर आजाद के मुतालिक बताऊं कि चंद्रशेखर जब 14 साल के थे तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में, गांधी जी ने चलाया था, पहले खिलाफत मूवमेंट चला, उसके बाद असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन में जब वो 14 साल के थे और बिल्कुल कमसिन सी उम्र थी, आप सोचिए कि उस वक्त उन्होंने असहयोग आंदोलन में, आप जैसे कि कॉलेज है ऐसे ही BHU में पढ़ते थे और BHU के गेट पर जाकर लेट गए। न टीचर्स को न स्टूडेंट्स को अंदर आने दिया और नारा लगाते रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हुआ ये कि उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। जब जज के सामने उनको पेश किया गया तो उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा आजाद। असल में उनका नाम आजाद नहीं था, नाम उस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मुझे याद है कोई उनका नाम कुछ तिवारी था, उनका नाम आजाद नहीं था। और जब वो वहां पर पहुंचे और उनको 15 करोड़ की सजा दी गई तो उन्होंने कहा, जब कोड़े लगने लगे तो कहते थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब मैंने कहा, आपको बता रहा था कि जब जज ने उनको सजा दी और 15 करोड़ की और उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा घर है। तुम्हारा माँ का नाम क्या है? उन्होंने कहा ये भारत धरती हमारी माँ है। इस तरह वो जज तिलमिला गया और जाहिर है कि उसने उनको की सजा दी और इनको कोड़े पड़े। चलिए इसके आगे की लंबी कहानी है, आपको ले चलते हैं हम। जब यह असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, असहयोग आंदोलन चौड़ी चौड़ा फरवरी 22 फरवरी को 1922 को खत्म हो गया। क्योंकि गोरखपुर में असहयोग आंदोलन का मतलब आप लोग समझिए। पहले तो आपको असहयोग आंदोलन का मतलब, चूंकि अंग्रेजों की नौकरी में तमाम मुलाजिम सब हिंदुस्तानी ही थे, फौज में हिंदुस्तानी मुलाजिम थे, कचहरी में हिंदुस्तानी मुलाजिम थे, पुलिस में हिंदुस्तानी मुलाजिम थे, यूं कि हर जगह हिंदुस्तानी मुलाजिम थे। तो कि जो मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी गोरखपुर में एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे, वो भी अंग्रेजों के ही मुलाजिम माने जाते थे। उन्होंने भी नौकरी छोड़ी जब असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब है कोई सहयोग नहीं करेंगे, कोई इनकी मदद नहीं करेंगे, ये गांधी जी ने आह्वान किया और लोगों ने वहां पर नौकरियां छोड़ दी और सड़कों पर आ गए। सड़कों पर चुपचाप अपना प्रोसेशन करते, अपना विरोध जताते। लेकिन एक घटना ऐसी हुई गोरखपुर में, जब गोरखपुर में विरोध करते हुए कुछ सिपाहियों ने, जो हिंदुस्तानी ही थे, वो हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजों के सिपाही थे, उन्होंने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद गुस्सा बढ़ गया और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उस थाने को घेर लिया। डर करके वो सारे के सारे पुलिस वाले थाने के अंदर चले गए और अंदर से बंद कर लिया। अंदर से बंद करने के बाद जब बाहर भीड़ बहुत थी, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने बाहर से बंद कर लिया और कुछ लोगों ने गुस्से में वहां पर पेट्रोल या केरोसिन जो कुछ भी था छिड़क करके उसमें आग लगा दी। हकीकत हुआ ये कि अंदर भी जो मरे सिपाही वो भी हिंदुस्तान के लोग थे और उसके एवज में जब अंग्रेजी सेना ने जब गोलियां बरसाई तो इधर मरने वाले भी हिंदुस्तानी ही थे। ये देख करके गांधी जी को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन बंद, आप लोग काम करिए। इससे बड़े गुस्सा आया लोगों को कि हम लोग अगर अच्छा असहयोग आंदोलन चला रहे थे, अब मर जाते लेकिन कोई बात नहीं, हिंदुस्तान को आजाद करा लेते। लेकिन उनके जहन में क्या रहा होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा, इस बात पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो असहयोग आंदोलन बंद हो गया। उस पर तमाम बातें की जा सकती है, मैं तमाम कई मिनटों तक के आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कि अंग्रेजों के पास हथियार है और हमारे लोग निहत्ते हैं, अगर ये मारने पर आ गए तो 1857 के गदर जैसा अंजाम होगा, सैकड़ों हजारों लाशें गिरेंगी। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। एक बात आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अजहर जमाल साहब भूतपूर्व सैनिक है और इनके ऊपर क्या आपकी गुजरी है ये बताएंगे।
एक मिनट अच्छा, नहीं, इसको मत करिए। चलिए, मैं आप लोग को अपना तारुफ करा दूं। ये गलती है कि पहले तारुफ कराना चाहिए। मैं अजहर जमात सिद्दीकी भूतपूर्व सैनिक हूँ, फौज में मुलाजिम था और सिक्किम में रात में पेट्रोलिंग के दौरान कुछ काउंटर हमलों में मेरे साथ एक हादसा हुआ। कॉन्सिक्वेंटली मैं ऑलमोस्ट आई वॉज डेड। 75% मेरे वुंड्स थे बॉडी में। अभी आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये उसी के एवज में था, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी बख्शी थी क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और किसी तरह बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां से मुझे सिक्किम से एयरलिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर से लाया गया, कलकत्ता के अस्पताल पहुंचाया गया और अल्लाह को जिंदगी बख्शनी थी तो उसने बख्श दी। आप लोगों के सामने आकर के खड़े होकर के ये जबान को डुलाना था, चलाना था, उसलिए अल्लाह ने जिंदगी बख्शी और आज आपके सामने मौजूद हूँ। बस इतनी मुख्तसर सी कहानी है मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो जिंदगी आप सोचिए 60% डिसेबिलिटी के बाद जिंदगी कितनी दुश्वार हो जाती है। जब 23-24 साल के नौजवान को जब फौज निकाल दे या नौकरी से बर्खास्त हो जाए, उसके पास 60% 70% डिसेबिलिटी हो और उसके बाद उसकी जिंदगी का कोई आगे रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तारीख नजर आ रहा हो, उसकी जिंदगी के बारे में लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। और जो तकलीफ अस्पताल में झेली गई, आप लोगों को बताऊं कि हजारों बोतल ग्लूकोज का मुझे चढ़ाया गया। 6 महीने तक लगातार मेरे घर पे टेलीग्राम आते थे, योर सन इज डेंजरसली इल, और घर पे कोहराम मचता था कि डेंजरसली। 6 महीने तक आई वॉज केप्ट ऑन डेंजरसली लिस्ट। आई वॉज इन डेंजर, इतनी डेंजरस पोजीशन थी कि कभी भी किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता था और मैं जा सकता था, लेकिन मजबूत थी, ऊपर से दूर, थोड़े दिन और रुकना था तो रुक गए। और उसके बाद जिंदगी का संघर्ष शुरू हुआ। जिंदगी में तमाम चर्चियां झेली। जब आदमी के पास सरमाया नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, नौकरी नहीं होती है, तो आप लोगों को बच्चों बता दो कि बस आंसू नहीं निकलते हैं। जो खास रिश्ते सब बातें मैं कहीं बताता नहीं, आज जवान भाई ने कहा तो सच बताओ। ये इसलिए बताना भी आप लोगों को जरूरी है कि जब पैसा नहीं होता है, जब आपके पास कोई सरमाया नहीं होता है, तो आपका अपना सगा रिश्तेदार जिसको शायद आपने मौके पर खून दिया हो, वो आपके लिए खड़ा नहीं होता है, आपके घर आता नहीं है, सड़क पर निकले तो पहचानने से इनकार कर देता है। ये दर्द हमने सहा है, ये दर्द हमने झेला है। तो कहने का मकसद आपको किसी तरीके से डिमोरलाइज करना नहीं है। कहने का मकसद यही है कि जब एक शख्स जब फौज से निकला, फौज से निकलने के बाद उस वक्त बहुत पैसा वैसा नहीं मिलता था और छोटी सी पेंशन मिलती थी। 92 में मुझे लगता है 700-800 रुपए पेंशन थी। आप सोचो उस वक्त आदमी का क्या हाल रहा होगा। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद है, जब मेरे जैसा शख्स 70% डिसेबिलिटी लेकर के जब दुनिया ने उसका नाता तोड़ दिया हो, दुनिया से उसका कोई भी रिश्तेदारी टूट गई हो, उसके बाद वो कोशिश करता है, उसके बाद वो मेहनत करता है, उसके बाद वो पढ़ाई भी जारी रखता है और अपनी कोशिशों में कामयाब होकर एक सोसाइटी में मुकाम हासिल करता है। तो आप लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आप लोगों को एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। कोई भी स्कूल बड़ा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक बंगला, आई कैन स्पीक भोजपुरी, आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल, आई कैन स्पीक उर्दू।
and so many things I can do. मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, आपको बताऊं, मैंने योगा में MA किया है। मैंने मतलब बताता जाऊं, और मैं 3-4 सालों से कोरोना से मैं योगा क्लासेस चला रहा हूँ। योगा क्लासेस चला रहा हूँ। अक्सर आप लोग हमारे वीडियो देखते होंगे, हमारे पास 30-40 लोग रेगुलर हमारे 70 और 75 साल के स्टूडेंट्स हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब मैं इस पोजीशन में ये सब कुछ कर सकता हूँ, why not you people can do this? Why not you people come ahead and do for yourself, for your family, and for the nation and for the society as well? ये कहने का मकसद है। चलिए आगे चलते हैं आपको जंग आजादी में, जब असहयोग आंदोलन चलाना है, जब तक बच्चे ना आ जाए तब तक तो चलाना ही है। जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, तमाम बच्चों ने असहयोग आंदोलन पढ़ा होगा, तमाम बच्चों ने अपने जो पाठ्य पुस्तक है, अपने कोर्स की किताबों में तमाम चीजें पढ़ी होंगी। जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ। 1925 में जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था, 1923 में मोहम्मद लाल गुप्ता ने कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण किया। उन्होंने ये देखा कि जब हिंदुस्तान में असहयोग आंदोलन खत्म हो गया है, अब आगे आजादी की कोई राह दिखाई नहीं दे रही है, मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मोहम्मद लाल गुप्ता ने, ये सब 25-26 साल की उम्र के लोग थे, इन्होंने HRA एसोसिएशन बनाई। उसमें चंद्रशेखर आजाद, उसमें भगत सिंह नाम में आते हैं, उसमें अशफाकुल्लाह खां वासी, उसमें रामकृष्ण खत्री, उसमें शचीन्द्र नाथ सान्याल, उसमें शचीन्द्र बख्शी में 25-30 लोगों का एक संगठन बन गया, और बीच हिंदुस्तान के 20-22 जगहों पर वो संगठन काम करने लगा। अब पैसों की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी भी संगठन को, किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। उन्होंने सोचा, पहले उन्होंने छोटी मोटी लूट की, समृद्ध लोगों को, जो प्रॉस्पर लोग थे उनको लूटते थे और उनसे पैसा लाते थे, लेकिन बाद में ये सोचा गया, दिस इज एब्सोल्युटली इमोरल। हिंदुस्तान के लोगों को लूटना इज इमोरलिटी। तो उन्होंने आपस में ये तय किया कि हम अंग्रेजों का खजाना लूटेंगे, अंग्रेजों के जगहों पर या बैंक लूटेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि ये पैसा तो हमारा ही है, हमारे टैक्स से कट करके ये लोग ले जाते हैं और हिंदुस्तान से बाहर भेजते हैं, तो क्यों ना हम इसे लूटे। कॉन्सिक्वेंटली 20-25 लोग तैयार हुए। अशफाकुल्लाह खां वासी ने हालांकि मना किया कि भाई देखो ये मौका नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, इस वक्त बहुत जल्दी है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन बनी है, लेकिन अभी अगर हम लूटते हैं तो पुलिस की नजरों में आ जाएंगे और हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं, उन्हें ये लगा कि अशफाकुल्लाह खां वासी शायद डर गए हो। ऐसा जब उन्हें ये मैसेज मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए। तो अभी 9 अगस्त गुजरा है, 9 अगस्त को किसी काकोरी के पास एक डाउन सहारनपुर पैसेंजर लूटने की स्कीम बनाई गई, योजना बनाई गई। काकोरी से ये सारे लोग पीछे से इसमें बैठ गए, कुछ लोग दूसरे जगह में गए, कुछ लोग आगे खजाना का वहां थे, और जब ट्रेन आगे बढ़ी तो काकोरी में ट्रेन की छेद खींच करके खजाना लूट लिया गया, और खजाने को ले करके वो जब नीचे उतरे तो मोहम्मद लाल गुप्ता के हाथ में पिस्टल था, गलती से उनके हाथ से गोली चल गई। गलती से क्या एक शख्स ट्रेन से कूदा तो उन्हें ये लगा कि कोई ऐसा आदमी है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इस सस्पिशन में उन्होंने गोली चलाई और वो शख्स मर गया। कॉन्सिक्वेंटली जब ये लोग भागे, वहां से ये छेदीलाल धर्मशाला अमीराबाद में है, यहाँ आकर रुके। छेदीलाल धर्मशाला को जानता है, जगत सिनेमा के बगल में छेदीलाल धर्मशाला झंडे वाले पार्क के पास है। बच्चों गौर से सुनो, ये तुम्हारी हिस्ट्री है, ये तुम्हारे जीके के क्वेश्चंस है, ये तुम्हारे आगे आने वाले वक्त में किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी में हो सकती है। इसी छेदीलाल धर्मशाला में ये लोग रुके, लेकिन वहां पर एक चादर छोड़ गई थी, चादर के जरिए ट्रेस कर लिया गया। कहानी लंबी है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्राम खत्म खात्मे के दौर पर है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। चादर से उन लोगों की पहचान हो गई और इन लोगों को पकड़ लिया गया। कॉन्सिक्वेंटली 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, जिसमें रोशन सिंह,
अशफाकुल्लाह खावासी और चौथे शकील नाथ। तो जब इन लोगों को फांसी की सजा हुई तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोला के जेल में रखा गया, रोशन सिंह को गोला जेल में रखा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जब इनसे एक दिन पहले मिलने आई तो उन्होंने, उनकी आंख में आंसू आ गए। सवाल और जवाब सुनिएगा आप लोग। जब उनकी आंख में आंसू आए तो उनकी मां ने कहा कि राम, मैंने ऐसा बेटा पैदा किया था, ये दिन देखने पड़ेगा कि जो मौत के डर से आंखों से उसके आंसू आ गए। तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि माता जी, ये प्रार्थना के आंसू है, ये डर के आंसू नहीं है, ये प्रार्थना के आंसू है। अगर मेरा दोबारा कभी भी जन्म हो तो मैं आपकी कोख से ही पैदा हूं। उसके बाद जब रोशन सिंह की बारी आई तो रोशन सिंह को मैजिस्ट्रेट ने पूछा, रोशन सिंह फांसी वाले दिन बता दीजिए जब मुझे खबर, रोशन सिंह फांसी वाले दिन पहले सुबह उठ करके उन्होंने स्नान किया, गीता का पाठ किया और उन्होंने कसरत के बड़े शौकीन थे तो उन्होंने कसरत की। तो मैजिस्ट्रेट ने जेलर में आकर उनसे पूछा कि भाई जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें फांसी हो जाएगी तो तुम ये कसरत और ये मेहनत क्यों कर रहे? तो उन्होंने उनका भी जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि ये मैं इस डर से नहीं अपनी एक्सरसाइज छोड़ दूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहा हूं और अपने शरीर को इतना ताकतवर बना करके अपने ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे ईश्वर, अगर दोबारा जिंदगी मुझे दे तो मुझे इतना ही ताकतवर जिस्म दे कि मैं हिंदुस्तान की आजादी की हिफाजत कर सकूं, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ सकूं। और अपनी बात खत्म करने से पहले या इस कहानी को खत्म करने से जो बहुत से किस्से हैं, एक अशफाकुल्लाह खावासी जिन्हें फैजाबाद में जेल हुई थी, फैजाबाद में फांसी हुई थी, उनको ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों ने एक खान बहादुर जेलर को उनके पास भेजा और उनसे कहा कि देखो भाई, तुम तो मुसलमान हो और मुसलमान होकर के तुम इन हिंदुओं का साथ क्यों दे रहे हो? तुम ऐसा करो, वादा माफ गवाह बन जाओ। तो मैं आपको बताऊं कि इन लोगों को 120 ए, 121 बी और 396 के अंतर्गत धाराओं के अंतर्गत मृत्यु की सजा दी गई थी। तो अशफाकुल्लाह खावासी का जवाब था, जवाब से अगर आपके दिलों में जोश न बढ़ जाए तब आप कहिए कि उनका जवाब था कि जेलर साहब 120 बी 5 years rigorous imprisonment, 121 में 5 years rigorous imprisonment, 396 hang till death, ये मुझे मालूम है, लेकिन 302 धारा भी मुझे मालूम है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना इनके साथ साथ मेरे ऊपर धारा 302 भी लग जाएगी। ये उनका जवाब था। तो ऐसे थे हमारे सिपाही, ऐसे थे हमारे आजादी के। और जब उनको जेल में ले जाया जा रहा था तो फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू यही है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन। तो मुझे मालूम है कि गर्मी हो रही है, मुझे जो पसीना है, आप लोग उमस में बैठे हुए हैं, जाहिर है कि बहुत गर्मी लग रही होगी। इसलिए जो आज कॉम्पिटिशन के रिजल्ट आ चुके हैं, मैं रेशमा हसन जी, मोहतरमा रेशमा हसन जी को बड़े अदब और इहतराम से दावत देता हूँ, मशवरा करता हूँ कि आगे का जो भी उनको खिताब है और इस कॉम्पिटिशन से मुतालिक आगे का प्रोग्राम वो चलाए। मैं प्लीज बच्चों तालियां भी बजाना नहीं। Good morning, all of you, students and sir, जी, and जमाल सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना कीमती वक्त लेके हमारे
स्कूल में आए और इंशाल्लाह चाहते रहेंगे आगे और भी आते रहें, ठीक है। और कुछ मेरे बच्चों ने पेंट करा या ये ड्राइंग बनाई है, जिसमें से वैसे तो सभी ने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन यही होता है कि कुछ सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हैं, छोटी क्लास से शुरू करते हैं। क्लास 3rd मोहम्मद यूसुफ, प्लीज कम मोहम्मद यूसुफ। बहुत अच्छा आपने करा है, प्लीज क्लास। क्लास 4 जहूर में माशाल्लाह। आइए। डन। नेक्स्ट क्लास 4 कृष्णाज। कृष्णाज में कुछ डिफरेंस है, बहुत अच्छा। Very nice. It's absolutely different. नेक्स्ट इमरान, मोहम्मद इमरान, क्लास 5। ये बच्चे में भी कुछ डिफरेंस है, बहुत अच्छा। Very nice. नेक्स्ट वजीहा फातिमा, क्लास 5। जी जी। शाबाश। Very nice. आज भारत की आज़ादी के मौके पर बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आज जो आपने बताया कि किस तरीके से उनका एक लड़ाई गुजर में हादसा हुआ और देश के लिए जो है आज़ादी की अबाउट 60% के साथ आज हम लोग के साथ खड़े हुए हैं, यही इनके लिए बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज ये हम लोग के बीच में है और इन्होंने आप लोगों के बीच में बताया। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी जो है इनसे कुछ सबक सीखिए। उन्होंने बताया जैसे योगा क्लासेस चलाते हैं, आप लोग योगा और एक्सरसाइज करिए। इनका यूट्यूब चैनल भी है, उससे सीखिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। और इनमें जिन बच्चों का फौज में जाना है, तो मैं कहूँगा सभी लोग फौज में जाएं। आप आइए किसी दिन आके यहाँ बच्चों को बताइए कैसे आर्मी की प्रिपरेशन करी जाए, कैसे जो है NDA में कैसे किया जाए, कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसके लिए फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट होती है, वो सब किसी दिन आइए आप बताइए बच्चों को, ताकि इन लोग के अंदर देश के लिए और उसके लिए काम करने का जज्बा पैदा हो। बहुत बहुत मुबारक। वो पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे करना है, हमसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है। परसों का फोन आया कि बेचारे अमीनाबाद में थे कि आर्ट कॉम्पिटिशन कराना है। आप लोगों के लिए सारे कलर पेंसिल ये सब लेकर आए हैं, बहुत अच्छा काम करें। एक बार इनके लिए बहुत जोरदार तालियां करें। अलग करने के लिए, कोई बच्चा भी जाएगा नहीं। अलग करने के लिए सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा। वो चाहे कैथेड्रल में पढ़ा हुआ बच्चा हो, चाहे सेंट फ्रांसिस में पढ़ा हुआ बच्चा हो, और चाहे लेडी फातिमा स्कूल का बच्चा हो, अगर वो अलग कुछ कर सकता है, क्योंकि सिर्फ किताबों से। टीचर्स मानिए यहाँ इस तरह जाना है। इधर आ जाओ, एक मिनट थोड़े इधर आ जाओ, वो समझो नहीं।
सज्जाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम लेडी फातिमा चिल्ड्रन एकेडमी में किया। सज्जाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी लेडी फातिमा के प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।